जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 27 अप्रैल और दोस्तों आज के डिस्कशन एनालिसिस में हम 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है रायसीना डायलॉग से संबंधित। रायसीना डायलॉग का जो प्रोसेस है 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, ये अभी 25 अप्रैल को शुरू हुआ था। तो ये टॉपिक हमारा IR यानी कि इंडिया इन द वर्ल्ड से रिलेटेड है, GS2। फिर दोस्तों एक आर्टिकल हिंदू में आया है मिशन अंत्योदया की, यहाँ पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके सोशल जस्टिस GS2 का कॉम्पोनेंट बन जाता है। और अंत में एक और आर्टिकल है जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा है। अब अभी 2 दिन पहले परसों भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अशोक गुलाटी ने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे PDS को वो बार बार कहते भी रहते हैं कि PDS इज हाईली इनएफिशिएंट, बहुत करप्ट है, बहुत लीकेजेस हैं। यहाँ पे PDS को लेकर कुछ और बातें लिखी गई हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कॉलमनिस्ट का क्या व्यू रहता है। और दोस्तों इस संडे को एनवायरनमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन का सेशन होगा, मैराथन सेशन होगा, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो जो भी पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस रहे हैं एनवायरनमेंट में वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। तो दोस्तों 1 मई 2022 को 10 बजे सुबह ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा यूट्यूब से। और अगर आप आसपास कहीं चंडीगढ़ के आसपास ट्राई सिटी में कहीं रहते हैं, अगर आप ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू आवर ऑफिस। ये हमारा एड्रेस है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं आने से पहले, जस्ट टू बुक योर सीट। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की डिस्कशन। तो एक्सप्लेन द रायसीना डायलॉग 2022 एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए अब ये जो रायसीना डायलॉग है, पहली बात तो जो रायसीना हिल है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे लाया करती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो अब अगर अभी प्रेजेंट डायलॉग की बात करें, प्रेजेंट सेशन की बात करें, ये 7वां एडिशन है, ठीक है, और ये 25 अप्रैल को किक ऑफ किया गया था। जो चीफ गेस्ट है इस रायसीना डायलॉग के, द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी, ऑब्जेक्टिव बातें भी यहाँ पे हम समझनी बहुत जरूरी है कि ये 7वां एडिशन है। चीफ गेस्ट कौन था यहाँ पे? चीफ गेस्ट थे जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में? MEA के बीच में, और जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ऑब्जर्वर है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। इनकी वेबसाइट भी है ORF ऑनलाइन करके, आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, खास करके अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं, आपका PSIR ऑप्शनल है, तो ये साइट पे विजिट करते रहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छी यहाँ पे एडिटोरियल कवरेज भी दी गई होती है, राइट। इस साल का जो रायसीना डायलॉग है ये वर्चुअली नहीं हो रहा, फिजिकल हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में हेल्ड किया जा रहा है आफ्टर गैप ऑफ 2 इयर्स, बिकॉज पिछले 2 साल से पैंडेमिक के चलते फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। जो थीम है इस साल के डायलॉग का वो क्या है? टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। तो टेरा नोवा का मतलब क्या होता है? टेरा नोवा का मतलब होता है जो समथिंग विच इज वेरी न्यू फाउंड, ठीक है। तो अब कोरोना वायरस हो या यूक्रेन रशिया का झगड़ा हो, तो जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो थोड़ा बदल रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे ये जो न्यू फाउंड रियलिटी है जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जो अमीर देश हैं वो अपने पॉपुलेशन को फटाफट वैक्सीनेट कर रहे हैं, गरीब देशों की इतनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वॉर्स हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा देशों के बीच में। तो ये एक बहुत न्यू फाउंड रियलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीम है तो ये इसको इस थीम से संबंधित है। Now, what is the रायसीना डायलॉग? तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जहां पे जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाते हैं, ठीक है। तो जब से इसको इंसेप्ट किया गया, जब से इसकी स्थापना करी गई है, तो 2016 में जो था इसका पहला एडिशन था। जो रायसीना डायलॉग है दिस हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इस कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? हेड्स ऑफ द स्टेट करते हैं, मिनिस्टर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, अकेडमिक्स से जो बिलोंग करते हैं, जो लोग रिसर्चर्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, ये सब लोग ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। अब 2022 का जो एडिशन है यहाँ पे इसमें 100 से ज़्यादा सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे विद अराउंड 120 स्पीकर्स फ्रॉम 90 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें काफ़ी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल रहेगी। जो मेन इवेंट है वो तो दिल्ली में होगा, लेकिन जो साइड इवेंट्स हैं वो बर्लिन और वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका और जर्मनी की जो राजधानी है वहाँ पे भी टेलीकास्ट किए जाएंगे। और जो डायलॉग है ये 6 पिलर्स के ऊपर, ये जो इस साल की जो थीम है तो ये 6 पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बातचीत करी जाएगी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी के बारे, तो चाहे वो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, आइडियोलॉजी है। फिर बात यहाँ पे करी जाएगी एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे और भी बात करी जाएगी, अगर हम मैरीटाइम कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, टर्बुलेंट टाइड्स की बात करें इंडो पैसिफिक में, राइट। उसके बाद डेफिनेटली रिस्पॉन्स रिलेटेड टू हेल्थ, डेवलपमेंट एंड प्लानेट। यहाँ पे उसके बाद और बात करी जाएगी अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशन के बारे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इश्यूज के बारे में बात करी जा रही है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, पैंडेमिक्स है, वैक्सीन्स के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी के बारे, जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के बारे, तो ये सब जो इश्यूज हैं हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर्स में काफ़ी पढ़ते रहते हैं, तो काफ़ी जेनरिक सी बातें हैं जो यहाँ पे करी जाएंगी। अब थोड़ी प्रीवियस एडिशंस ये मैंने यहाँ पे इस करके थोड़ा सा मेंशन करा बिकॉज जस्ट इन केस प्रीलिम्स भी पास में है, तो ये नेवर नो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पहला रायसीना डायलॉग कब हुआ था? 2016 में हुआ था। थीम क्या था? एशिया, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। दूसरा डायलॉग कब हुआ था? 2017 में हुआ था, और इसकी थीम क्या थी? द न्यू नॉर्मल, मल्टीलेटरलिज्म विद मल्टीपोलैरिटी। और आज 2022 में एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म की बात हो रही है। 5 साल पहले मल्टीलेटरलिज्म की शुरुआत की बात करी गई थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे मिनी लेटरलिज्म की भी बात करते हैं, छोटे छोटे जो अलायंसेज होते हैं, ऑकस है, क्वाड है ना, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है, जहां पे 2-3 देश या 3-4 देश शामिल होते हैं। एनीहाउ जो तीसरा एडिशन है वो 2018 में हुआ था। यहाँ पे जो थीम थी क्या थी? मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशन, आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड ईडियम्स। जो थीम फॉर द कॉन्फ्रेंस इन 2019 थी वो थी न्यू ज्योमेट्रिक्स, फ्लूइड पार्टनरशिप्स एंड अनसर्टेन आउटकम्स। 2020 की जो थीम थी वो थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरीज। 2021 में क्योंकि कोरोना का टाइम था, तब यहाँ पे सेकेंड वेव भी चल रहा था, तो थीम क्या थी? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये थीम्स थी जो पिछले 6 एडिशंस में हो चुकी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रायसीना डायलॉग। देखिए, अब यहाँ पे जो हमने टेरेनोवा की बात करी, यानी कि न्यू, यानी कि अनफेमिलियर, ठीक है, जो चीज़ बहुत न्यू फाउंड है, तो ये पैंडेमिक के चलते बहुत सारी ऐसी नई बातें हमारे सामने आई हैं। क्या हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव है कि नॉन इंक्लूसिव है, ये बात हमारे सामने आई है। और कोविड के चलते, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, तो कोविड के चलते एक बात तो समझ आ चुकी है कि कोविड अपने आप एक बहुत ग्रेट लेवलर है। तो गरीब देश से हो आप, अमीर देश से हो आप, अमीर हो आप, गरीब हो, कोविड किसी को नहीं रहम करता है, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी आपका धर्म है, चाहे जितना मर्जी आप कमाते हैं, तो कोविड डज नॉट रिस्पेक्ट एनी बाउंड्रीज। We had been imagining that हम एक नई सेंचुरी में, 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं, तो हम नई सेंचुरी में हम आए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं, राइट। कंप्यूटर्स आ गए थे, अगर हम बात करें बाय द ईयर 2000 कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कि भाई हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम इस नई सेंचुरी में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को एम्ब्रेस करके आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में क्या हुआ है? जब से कोविड आया है तब से वी हैव फाउंड कि द वर्ल्ड हैज मूव्ड फॉरवर्ड ओनली टू गो बैक, ठीक है। देखिए कितनी कंट्रीज में रिसेशन आया है, अभी पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी की बातचीत हो रही है, कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अब रिकवर कर रहे हैं, इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं, जॉब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है, लेकिन हम बहुत पीछे जा चुके हैं। जीडीपी में कितना कंट्रैक्शन इंडिया ने भी देखा था। और यहां पे एक जिक्र करा गया है इम्पैशन वर्ल्ड का, ठीक है, जहां पे कंपैशन नहीं है, ठीक है, दूसरों के लिए सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है। सिंपैथी से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो एम्पैथी होता है, जहां पे जो ये जो दुनिया है, दिस इज हॉन्टेड बाय एन अननोन अनसर्टेन फेयर ऑफ फ्यूचर इन द पेरिल। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा वी कांट से। अभी भी बहुत सारे देखिए अभी भी कोरोना की सिचुएशन चलो बेटर है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स में, अगर इंडिया की बात करें, मास्किंग फिर से कंपलसरी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग फेयर में रह रहे हैं कि कल को फिर से कोई लॉकडाउन ना हो जाए, कल को फिर से कोई वेव ना आए, कि कोरोना वायरस फाइनली खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये अनसर्टनिटी बनी हुई है। उसके बाद रशिया यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, ग्लोबल कमोडिटीज को देखिए, ऑयल प्राइसेस को देखिए, फूड इन्फ्लेशन को देखिए, तो ये बहुत अनसर्टन फ्यूचर अभी हुआ पड़ा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हर एक ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जा सके, हर एक ओपिनियंस को इंकरेज किया जा सके, इंकरेजिंग डाइवर्स ओपिनियंस अलोंग मल्टीपल ट्रैक्स, जो पहले कभी नहीं किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, तो अगर आप ऑप्शनल के रिगार्डिंग दोस्तों कुछ कंटेंट चाहते हैं, अगर आपने कोर्स लेना है हमारा स्लीपी क्लासेस का, PSIR का, तो ये फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स है। तो दोस्तों इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स रहेंगे अलॉन्ग विद द PDFs, आपके टाइम टू टाइम टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, 1-on-1 मेंटरशिप और टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, राइट। तो आपकी इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मंथली करंट अफेयर्स का अपडेशन भी मिलेगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद दोस्तों अगला आर्टिकल जो है, मिशन अंत्योदय शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड।
देखिए, अगर मिशन अंत्योदय की बात करें 2017-18 के जो बजट में उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, लेट अरुण जेटली जी, उन्होंने अनाउंस किया था मिशन अंत्योदय के बारे। ठीक है, इसका बेसिक एम क्या था? दिस वाज सपोज टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन मल्टीपल डायमेंशंस अमंग द रूरल हाउसहोल्ड्स। खास करके यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, अगर कैसे उनको एम्पावर किया जा सकता है टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अब अगर हम अपने लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, तो जहां पे 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स कदम रखा था, उसी तरह से 1982 में उसी टाइम के दौरान हमने डिसेंट्रलाइजेशन को पुश दिया कि कैसे जो डेमोक्रेसी है वो 3 टियर हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अगर हम बात करें ग्राम सभा की और अर्बन लोकल बॉडीज की। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, चाहे वो हम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, या चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें। ठीक है, तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म्स थे under 73rd and 74th amendment, now but unfortunately they have failed to take the decentralization process forward in delivering social justice and progress in rural India. अब अगर मिशन अंत्योदय की बात करें जो कि 2017-18 में अनाउंस करी गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये नोडल बॉडीज हैं इस मिशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में अगर और बात करें, देखिए इसका जो मेन एम था वो क्या था कि कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सकता है, रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है जो कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम आते हैं, जो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ग्राम पंचायत को प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस एनवाइसेस्ड अ स्टेट लेड इनिशिएटिव जहां पे ग्राम पंचायत का बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल सर्वे करने की बात करी थी कि एनुअल सर्वे होगा ग्राम पंचायत में अक्रॉस द कंट्री कि कितना पॉवर्टी एलिवेट हो चुकी है, कितनी पॉवर्टी इरेडिकेट हो चुकी है। आफ्टर ऑल पॉवर्टी की भी बहुत मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, कोई एक डायमेंशन तो होता नहीं पॉवर्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के रोल की बात आती है, ग्राम पंचायत की यहाँ पे सिनर्जी की बात आती है। नाउ दिस इज कैरिड आउट को-टर्मिनस विद द पीपल्स प्लान कैंपेन ऑफ पीपीसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि कैसे सपोर्ट लेंड की जा सकती है, कि कैसे जो प्लानिंग है, अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें ना, अर्बन लोकल बॉडीज की और विलेजेस में ग्राम पंचायत की बात कर रही है, तो कैसे जो प्लानिंग, जो प्रोसेस है जो प्लानिंग का, वो पार्टिसिपेटरी बनाया जा सकता है फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट। अब कुछ कंसर्न जिसके चलते मिशन अंत्योदय प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तो चलो 2017 में लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम तक भी 90% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स हैड नो सैलरीड जॉब्स। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, अराउंड अबाउट 54 मिलियन हाउसहोल्ड्स आर लैंडलेस, अराउंड अबाउट 7 मिलियन फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स दे हैव नो अडल्ट मेंबर टू सपोर्ट, 49% सफर फ्रॉम मल्टीपल डेप्रिविएशंस। पॉवर्टी के डेप्रिविएशन जो है, डायमेंशंस है, वो काफी ज्यादा है, मल्टीपल डायमेंशंस है। अराउंड अबाउट 51% डिराइव सस्टेनेंस फ्रॉम मैनुअल कैजुअल लेबर। तो बहुत सारे हैं जो फार्म्स पे आज लैंडलेस लेबर भी काम करते हैं, खास करके गांव में। और लगभग 24 मिलियन जो लोग हैं, दे आर विद नो रूम, कोई रूम ही नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनके पास कोई घर भी नहीं है, या उनके पास एक ही कमरा है जहां पे उनका पूरा परिवार रह रहा है। ये तब हो रहा है जब हमारा देश मोर देन 3 लाख करोड़ स्पेंड करता है हर साल फॉर द रूरल पुअर, जहां पे हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक की जो नई रिपोर्ट आई है, वहां पे ये बताया गया कि जहां पे जो एक्सट्रीम पुअर की परसेंटेज की बात करें, तो जहां पे वो 2011 में 22% था, तो आज वो 10% है। लेकिन फिर भी हमारे देश में गरीबी बहुत है, चाहे वो 10% एक्सट्रीम पुअर हो, चाहे वो 50% एक्सट्रीम पुअर हो। और गवर्नमेंट भी फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने बजट में काफी ऐसे प्रोग्रेसिव सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं। इस सबको मद्देनजर रखते हुए मिशन अंत्योदय प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था 2017-18 में। तो अब ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वही जो मैंने बात पहले बताई थी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि रूरल एरियाज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो भी स्कीम्स हैं विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट, poverty alleviation programs. Now these schemes will address multiple deprivations of poverty, making gram panchayats as the hub of the development plan. ये जो प्लानिंग प्रोसेस है, दिस विल बी सपोर्टेड बाय एन एनुअल सर्वे, जो भी हमने बात पीछे करी थी। और इसके अलावा तो ये जो एनुअल सर्वे जो होगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। उसके अलावा जो डेटा है, एज फार एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, गुड गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये डेटा भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जाएगा, जहां पे ग्राम पंचायत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। बट सोशल जस्टिस क्या हमको मिल पाया है?
देखिए अब 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस स्कीम को पास करे को, राइट। लेकिन जो स्पेसिफिक टारगेट था वो क्या था कि 50,000 ग्राम पंचायत को पॉवर्टी फ्री करना है बाय 2019, जो कि 150th बर्थ एनिवर्सरी होगी गांधी जी की, फादर ऑफ द नेशन। लेकिन नथिंग हैज हैपेंड, लेकिन इस गोल को चेंज कर दिया गया है। नाउ दिस गोल पोस्ट हैज बीन मूव टू 2022, 15 अगस्त 2022, जब हम अपनी 75th एनिवर्सरी मनाएंगे इंडिपेंडेंस की। अब यहां पे एक सामने एक कॉम्पोजिट इंडेक्स डेटा आया है, ठीक है। अब ये जो कॉम्पोजिट इंडेक्स डेटा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सरोगेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये जो डेटा में अब इस इंडेक्स में जो डेटा इकट्ठा करा गया है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो डेटा इकट्ठा हुआ था उसमें बहुत उनकी सिग्निफिकेंस रही है। अब इस डेटा में ऑल्दो ओनली 15 ग्राम पंचायत इन द कंट्री फॉल इन द बॉटम रेंज बिलो 10 स्कोर, यानी कि 10, अगर हम 100 बात करें मैक्सिमम स्कोर है, तो बिलो 10 जो मार्क्स है, बिलो 10 जो स्कोर है वो सिर्फ 15 ग्राम पंचायत का है ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन 20%, यानी कि मोर देन 1/5, मोर देन 20% ऑफ द ग्राम पंचायत इन इंडिया का जो स्कोर है दैट इज बिलो 40। तो जितना कम होगा स्कोर, यानी कि उतने अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स नहीं होंगे, ठीक है। जितना अच्छा स्कोर होगा उतने अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ ग्राम पंचायत की बात करें, देखिए कोई भी स्टेट इंडिया में नहीं है, ठीक है, जिसकी जो ग्राम पंचायत है वो टॉप स्कोर ब्रैकेट यानी कि 90 से 100 के बीच में फॉल करे, यानी कि इतनी हाई कट ऑफ अभी किसी भी ग्राम पंचायत की नहीं गई है। अगर बात करें इवन इन द स्कोर रेंज ऑफ 80 to 90 आउट ऑफ 100, 10 स्टेट्स एंड ऑल यूटीज डू नॉट अपेयर। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है फॉर ऑल दी 18 स्टेट्स दैट हैव रिपोर्टेड एड्स अप ओनली टू 260, यानी कि जो डेटा है वो सिर्फ 260 ग्राम पंचायत का आया है, ठीक है। कितनी सारी ग्राम पंचायत है हमारे देश में, तो ये तो सिर्फ 260, यानी कि तो 0.1% भी नहीं हुआ। नाउ इवन इफ यू कंसिडर अ स्कोर रेंज, चलो 80 to 90 नहीं है, 90 to 100 नहीं है, चलो 70 से 80 का स्कोर की अगर हम बात करें, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है, रिस्पेक्टेबल स्कोर माना जाता है कॉम्पोजिट इंडेक्स के चलते, तो केरला टॉप करता है। लेकिन केरला की सारी यानी कि विद इन द स्टेट ऑफ केरला जितनी भी ग्राम पंचायत है सबका स्कोर 70 से 80 के बीच में नहीं आता। केरला टॉप्स बट अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 35% ऑफ द ग्राम पंचायत जो कि इतना स्कोर अचीव कर चुके हैं। अब अगर बात करें ऑल ओवर द कंट्री, जो ग्राम पंचायत है जिनका स्कोर रेंज जो है 70 to 80 के बीच में आता है, वो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया एवरेज की बात करें दैट इज एज लो एज 1.09%। दोस्तों लास्ट एडिटोरियल आज का, पीडीएस एंड एंड ऑफ अ गोल्डन चैप्टर, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अब दोस्तों अगर बात करें द ईयर गॉन बाय, तो पिछले 2 सालों की बात करें, देखिए बहुत पेचीदा सी बात रही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कृषि सेक्टर के लिए। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस के चलते एक इकलौता सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया इकॉनमी को, ठीक है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर टू ग्रो बियॉन्ड 3.3% ड्यूरिंग द टाइम जब हर जगह लॉकडाउन चल रहा था। हमारी इकॉनमी में कितना कंट्रैक्शन देखने को आया था, 4.8% कंट्रैक्शन आया था। उसके बाद 2020 के अगर एंड के टुवर्ड्स चलते हैं तो फार्म बिल्स को लेकर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो कि 1 साल चलता रहा, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा था पिछले 2 सालों में। और जो ईयर 2020-21 है, पैराडॉक्सिकली इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे बेहतरीन मोमेंट था और इतना मेमोरेबल था जितना कि आज से इतने साल पहले 1967-68 के टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इनॉग्रेट किया गया था। देखिए बहुत सारा जो देश था दैट वाज ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉकडाउन के अंडर था, ठीक है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, सब कुछ बंद था। बट उसके बावजूद फार्मर्स दे प्रोड्यूस्ड अ बम्पर क्रॉप। नाउ फार्मर्स नॉट ओनली हार्वेस्टेड विद द स्टैंडिंग राबी क्रॉप फ्रॉम लेट मार्च 2020, जब कोरोना वायरस के जब पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन बिल्कुल नया लगा था 21-22 मार्च के आसपास, बट ऑल्सो प्लांटेड अग्रेसिवली फॉर द नेक्स्ट 2 सीजन। नाउ द फार्म सेक्टर, जहां पे इतने सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, इतने सारे लोग बेरोजगार हो रहे थे, बेघर हो रहे थे, माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखी, लेकिन जो फार्म सेक्टर था, अब हम बात करते हैं कि नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा। लेकिन पिछले 2 सालों में फार्म सेक्टर हैड एडेड अराउंड अबाउट 3.4 मिलियन जॉब्स इन 2020-21 एंड 11 मिलियन फ्रॉम 2019 टू 2021-22। अब इस पीरियड में 15 मिलियन जॉब्स बाकी सेक्टर्स में से, यानी कि 15 मिलियन लोग बाकी सेक्टर्स में से जॉबलेस हो चुके थे, लेकिन फार्म सेक्टर फिर भी यहां पे काफी काम आया। अब इंडिया के पीडीएस की बात करें,
देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी पीडीएस की यहाँ पे थोड़ी सी ना अच्छी बात करी गई, ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करा गया यहाँ पे पीडीएस को, अनलाइक जैसे हमने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था जब पीडीएस की बात करी थी कि कितना इनएफिशिएंट है, कितना करप्ट है, कितनी लीकेजेस वहाँ पे होती है, टारगेटिंग बेटर नहीं होती है, वो सब बातें बिल्कुल सही है, राइट। यहाँ पे कुछ अच्छी बात करी गई है। देखिए 2020-21 का जो पीरियड था और 2021-22 की भी बात करें, यानी जो साल अभी निकला है, अब 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, तो वाज आल्सो रिमार्केबल फॉर अ रिलेटेड फिनोमेना। इंडिया का जो पीडीएस, अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, दैट हैज ट्रूली कम ऑफ एज। अब यहाँ पे बात करें, देखिए अब इंडिपेंडेंस के अगर हम टाइम की बात करें, 1947-48 की बात करें या 1960s के डेकेड की बात करें, तो हम ये पहले भी बात बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं वाली बात कि तब हमारे पास प्रोडक्शन की बहुत शॉर्टेजेस थी, हमको बहुत सारा जो अनाज था बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसके चलते 1960s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, जहां पे हमने फोकस किया कि प्रोडक्शन कैसी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि प्रोडक्टिविटी, इंडियन एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी का इशू है वो तो अभी भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं हम कर पाए हैं, प्रोडक्टिविटी अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में आज हम ये नहीं कह सकते कि आज हमको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है व्हीट और राइस। तो फूड प्रोडक्शन के मामले में हम काफ़ी सफिशिएंट है, राइट। आज यूक्रेन रशिया की लड़ाई के चलते हम बहुत सारा व्हीट है जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट आपके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को। तो अगर हम बात करें अभी पिछले 2 साल में पीडीएस की, तो जो सेल्स हैं ऑफ राइस एंड व्हीट अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, नाउ दैट टोटल अराउंड अबाउट 93 मिलियन टन्स, ठीक है। नाउ दिस वाज अगेंस्ट, तो अगर हम बात करें एवरेज प्रोक्योरमेंट की, एवरेज ऑफटेक की बात करें, तो जहां पे पिछले 7-8 सालों में जो एवरेज ऑफटेक था वो अराउंड अबाउट 63 मिलियन टन्स, तो पिछले 2 साल में जो ऑफटेक था दैट वाज 93 मिलियन टन्स, ठीक है। तो बहुत अनाज बांटा गया था, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें या हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो यहाँ पे एनएफएसए की बात करें, जो राइट टू फूड जो हमारा 2013 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस लीगली इंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ इंडियाज रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। तो आपको याद होगा परसों हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 10% लोग इंडिया में एक्सट्रीमली पुअर हैं, तो इतने सारे लोग जो हैं, मतलब लगभग अगर 80 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको हम ये राशन बांट रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है इतने लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करना, इतने सारे लोगों को फ्री में राशन बांटना, या 2 रुपये या 3 रुपये प्रति किलो में भी चावल या आटा बांटना, इसकी ज़रूरत है? तो इसको लेकर हमने परसों बात करी थी। लेकिन यहाँ पे पीडीएस की अच्छी बातें करी गई कि पीडीएस कितना एफिशिएंट रहा है पिछले 2 सालों में, खास करके लोगों को खाना मिला है, ठीक है। बिकॉज अभी पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा चुकी थी, आपने माइग्रेंट क्राइसिस देखा, ठीक है, कितने सारे लोग बेघर हो चुके थे। तो उस दौरान इस पीरियड के दौरान जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो लोगों को बहुत बेनिफिट करा। अब यहाँ पे अगर बात करें ऑफ टेक बाय द 3 पुअरेस्ट स्टेट, तो यहाँ पे जो तीनों पुअरेस्ट स्टेट्स की बात करेगी, झारखंड, एक बिहार और एक यूपी, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर हम देखिए 2013 का, वैसे तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए 2013-14 का पीरियड है और ये आपका 2021-22 का पीरियड है। अब अगर आप यहाँ पे आंकड़े देख रहे हैं, तो अगर हम झारखंड की बात करें, जहाँ पे झारखंड ने अराउंड अबाउट 12 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो था वो पीडीएस के चलते डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब वही आज 2021-22 में ये जो ऑफ टेक है दिस इज अराउंड अबाउट 32 मिलियन टन्स। उसी तरह से अगर हम देखें, अगर हम यूपी की बात करें, तो 2013-14 में जो ऑफ टेक था, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बाय द पीडीएस सिस्टम, वाज अराउंड अबाउट 74-75 मिलियन टन्स। और अगर हम अब की बात करें, 2021-22 की बात करें, दिस इज अराउंड 174 मिलियन टन्स। तो ये तीनों गरीब राज्यों में भी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पीडीएस सिस्टम यहाँ पे काफी एफिशिएंट हुआ है पिछले कुछ 2 सालों में। ना कुछ टेकअवेज की बात करें, ना इन अ सम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दैट हैज डिलीवर्ड जब जरूरत पड़ी है और जब ज्यादा मैटर करता है। तो ये वो टाइम था, देखिए ये वाला जो टाइम था कोविड-19 का, ये पहला इंडिया का मेजर नेशनल डिजास्टर था। देखिए अकाल तो पहले भी इंडिया में बहुत बड़े फेमाइन्स आई हैं, ठीक है, कई बार बारिशें नहीं होती हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं इतनी अच्छी हो पाती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें वाइड स्प्रेड स्टारवेशन की, तो अगर हम 1943 बंगाल फमीन की बात करें, ठीक है, 1966-67 की जो जब अकाल पड़ा था उस टाइम की अगर हम बात करें, बिहार फमीन्स की बात करें, राइट, तो इसी टाइम के दौरान हमने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू करा था। लेकिन इतनी बड़ी समस्या तब नहीं थी जितनी बड़ी समस्या अब आ सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल इन द पूरेस्ट स्टेट गॉट समथिंग टू ईट थैंक्स टू द पीडीएस सिस्टम, राइट, अमिड मैसिव जॉब एंड इनकम लॉसेस। तो जो पीडीएस है हैज इंडीड टर्न्ड आउट टू बी द ओनली इफेक्टिव सोशल सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। देखिए अब डिफरेंस देख रहे हैं, परसों जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, देखिए अगेन दोस्तों व्यूज है लोगों के, ठीक है। अशोक गुलाटी जी जो थे वो कह रहे थे कि जो पीडीएस है वो हाईली इनएफिशिएंट है, करप्ट है, लीकेजेस बहुत होती हैं, वो भी सही है, वो भी गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीडीएस कैसे लोगों के लिए मददगार रहा, कैसे मसीहा रहा पीडीएस लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। लेकिन आने वाले समय में
क्या पीडीएस उतना एफिशिएंट रह पाएगा, इस बात की यहां पे थोड़ी चिंता प्रकट करी गई है। देखिए, जो एक्सपेंशन ऑफ द पीडीएस है, स्पेशली पोस्ट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट वाज अंडररिटन बाय अबंडेंस ऑफ राइस एंड व्हीट इन द गवर्नमेंट ग्रीनरीज। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अबंडेंट व्हीट और राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन अब आने वाले एक साल में हो सकता है कि जो व्हीट प्रोक्योरमेंट है वो थोड़ी कम हो। ठीक है, अभी जो राबी हार्वेस्ट हुआ है वो इतना अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ है, अभी हाल ही में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, फसल खराब हुई है। ठीक है, देयर वाज हाई टेम्परेचर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। तो जो ऑफिशियल व्हीट प्रोक्योरमेंट है इज लाइकली टू हाफ दिस टाइम फ्रॉम द लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड ऑफ 43.3 मिलियन टन। ठीक है ना, लुकिंग अहेड जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो स्टॉक्स थे, दैट कैन प्रॉब्ली सस्टेन द प्री 2020-21 एनुअल ऑफटेक लेवल्स ऑफ 60 to 65 मिलियन टन। तो पिछले 2 साल में जो ऑफटेक लेवल्स थे, दैट वाज अराउंड अबाउट 93 मिलियन टन, लेकिन उससे पहले कितना था, अराउंड अबाउट 63-64 मिलियन टन। दिस इज इनफ फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन अगर ये बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो क्या उसके लिए सफिशिएंट रहेगा? अभी हमने परसों भी बात की थी कि क्या इस स्कीम को अभी फिर से आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल कितना सारा जो टैक्स पेयर मनी है वो बर्बाद हो रहा है ना। तो क्या हर किसी को फ्री में राशन बांटना चाहिए? तो अगर आपको याद होगा, अंत्योदया में वहाँ पे बात करी गई थी कि जो अंत्योदय है, यानी कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, आप उनको 90% सब्सिडीज पे आप उनको जो राशन है दे सकते हो। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको थोड़ा कम, और जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको और भी कम। ठीक है, तो यानी कि जरूरी तो नहीं कि सबको ही फ्री में राशन बांटना है। ठीक है, सबको ही सब्सिडाइज फूड ग्रेन देना है। सब्सिडी बिल कितना ज़्यादा बन जाता है। Now, the golden chapter of the PDS was scripted in an environment of low global commodity prices. लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, पैंडेमिक का डर इतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन रशिया यूक्रेन के झगड़े के कारण ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो अब उसके चलते अब ये देखने वाली बात होगी कि पीडीएस कितना ज़्यादा अब लाभदायक रह सकता है। पीडीएस वॉज ओरिजिनली मेंट टू प्रोटेक्ट ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइसेस। चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में आया था। ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है जी? डिजिटल सिग्नेचर इज स्टेटमेंट 1, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। नंबर 2, यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट। और नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स, दी गई स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों, क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल। तो मिशन अंत्योदया हाइलाइट्स पॉलिसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन विटनेस टू द फिनोमेना ऑफ अनाउंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स बट फेलिंग टू टेक देम टू द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो 250 शब्दों में बताइए। और रूल्स कैनॉट बी शॉर्ट सर्किटेड बाय एनीवन टू सूट द पर्पस ऑफ द माइटी। Will Raisina Dialogue 2022 be able to find ways to move forward towards a global order that is इंक्लूसिव? तो इसको भी 250 शब्दों में आप बताइए। चलिए, सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।